लास्ट हम लोग सीख रहे थे HTML में CSS। ये तो पूरा हो गया था ना, यहाँ से स्टार्ट करना है। तो हम लोग इस फोल्डर की बनाएंगे एक कॉपी और इसको रीनेम करेंगे नोट पैड ओपन। चल, हम लोग VS कोड यूज़ कर रहे थे क्या लास्ट क्लास में? अच्छा, ठीक है। तो ये मेरे को स्ट्रक्चर डिफरेंट क्यों दिख रहा है? सो एक काम करते हैं, VS कोड पे लिख देते हैं, कोड तो आपको दिख ही रहा है ब्राउज़र के अंदर, तो काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा हमारा। तो आज हमने डिस्कस करना है CSS कलर, फॉन्ट्स एंड साइजेस। इन चीज़ों को हम लोग CSS से कैसे अपडेट करेंगे। तो द CSS कलर property defines the text color to be used. The CSS font family property defines the text, no, sorry, defines the font to be used. And font size property defines the text size to be used. तो CSS में कलर, फॉन्ट एंड साइजेस। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एग्जाम्पल क्रिएट H3 एग्जाम्पल, और यहाँ पर हम लोग बनाएंगे एक पैराग्राफ, लिखेंगे यूज ऑफ CSS कलर, फॉन्ट फैमिली एंड फॉन्ट साइज प्रॉपर्टीज। सेव कर लीजिए इसको, ब्राउज़र में आइए। अबे यार, ऑफिशियल
तो ऊपर देखो, अगर हमने कोई एग्जांपल क्रिएट कर रखा है, जैसे ये हमारे पास पूरा लिखा हुआ है, इस एंटायर कोड को हम लोग कॉपी कर लेंगे यहाँ से, या इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर आएंगे। और एक तो होता है कि भाई देखो तरीका ऐसे लिखते हैं हम लोग, लेस देन ग्रेटर देन वगैरह लगा के। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जो आपने वीडियो देखा होगा, मैंने उसमें फॉर्म पढ़ा रखा है, फॉर्म का तो मैंने एक टैग पढ़ा है टेक्स्ट एरिया, है ना। तो हम लोग उसी टैग का यूज़ करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट एरिया टैग, और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करेंगे रीड ऑनली। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर मैं इसमें HTML टैग का टैग चलाऊंगा तो वो जैसा लिखेंगे वैसे ही आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो ज़रा ट्राई करके देखते हैं। और एक क्लास लगा देंगे यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल। नीचे जाइए, यहाँ पर हमने मैटर कॉल किया, इसके अंदर हमने क्या करा, टेक्स्ट एरिया टैग के बीच में मैटर को कॉल किया। मैटर को सेव करेंगे और ब्राउज़र पे जाके चेक करेंगे क्या आउटपुट आता है इसका। तो आप देख रहे हो यहाँ पर टैग एज इट इज़ आ गया हमारा। अब आपने क्या करना है, इसको बड़ा कर लेना है, ठीक है। तो बड़ा करने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर जाके लिखेंगे रोज इक्वल टू, जैसे हमने क्या लिख दिया 20 लिखने से क्या होगा, यहाँ पर इसकी हाइट जो है वो बढ़ेगी। तो होता है रो एंड कॉल्स, तो रोज हमारा यहाँ पर ये देखो बड़ा हुआ कोड। अब ये क्या चल रहा है, VS कोड से हम लोग जैसे लाइव सर्वर चलाते हैं तो नीचे का कोड भी इसके साथ में आ रहा है, वो ना आए। तो इसको आप ऐसे चेक करो, यहाँ से डबल क्लिक, देखो एकदम सही आउटपुट आएगा आपका इसका। सही फोल्डर से चलाना, बस कंडीशन यही है। अच्छा, यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो उसके पीछे का रीज़न होगा, आपको रीड ऑनली में जाके एक प्रॉपर्टी लिखनी होती है ट्रू। क्या चक्कर है, फिर से फाइल ओपन करिए। यहाँ पर मैटर हमारा डिस्प्ले हो रहा है। डायरेक्ट चलिए फाइल 332.5, यानी कि हम गलत फोल्डर में काम कर रहे हैं इसलिए नहीं आ रहा हमारा मैटर। तो आप यहाँ से इसको पूरा कट करो। हमने ना बाय मिस्टेक 10 तारीख में काम कर दिया, इसलिए नहीं आ रहा। आपने क्या करना है, 12 तारीख में जाके यहाँ पर काम करके आना है। अब सही, कंट्रोल एस। अब आप अपनी फाइल को ब्राउज़र रिफ्रेश करेंगे तो हमारा देखो मैटर आ गया इसके अंदर इस तरह से। तो वो हमें ना %LTGT लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिना उसके भी हम लोग आउटपुट लेके आ सकते हैं।
तो क्या यूज़ करा हमने इसके लिए, टेक्स्ट एरिया टैग। टेक्स्ट एरिया में एक एट्रीब्यूट लगाया रीड ओनली। रीड ओनली होने की वजह से क्या होगा, अब ये मैटर ब्राउज़र में रेंडर नहीं हो रहा, जैसा लिख दिया वैसे आउटपुट आपको टेक्स्ट के फॉर्म में रिसीव हो रहा है। तो इसकी हाइट बढ़ा देंगे ताकि स्क्रॉलिंग ना रहे इसके अंदर। तक पूरा मैटर इसमें आ गया। आप यहाँ से पूरा कॉपी करके एज इट इज़ चला सकते हो अपने पास। चलो, तो यहाँ पर जाके हम लोग क्या चेंजेस कर देते हैं इसके अंदर, यहाँ पर हम लोग जाएंगे तो जैसे हमने ऊपर जिक्र किया है कलर, फॉन्ट फैमिली एंड फॉन्ट साइज़, यहाँ जाएंगे और डिफाइन कर देते हैं जैसे कि एक H1। H1 का कलर जैसे यहाँ पर मरून है, मैं इसको ब्लू कर लेता हूँ, ये अपना कलर चेंज हो गया। इसके अंदर जाके आप फॉन्ट फैमिली लगा दीजिए कुछ, फॉन्ट फैमिली जाके हम लोग एक फॉन्ट का नेम डाल देते हैं लाइक वर्धना, और फॉन्ट साइज़ वगैरह हम लोग यहाँ जाके डाल देते हैं जैसे कि 300%। इस तरह से, इसी तरह से एक पैराग्राफ के लिए काम कर लो। इसको हमने यहाँ से किया पेस्ट, और इस पी टैग में हम जैसे कलर सेट कर देते हैं अपना क्या, रेड कलर। फॉन्ट हम लोग लगा देते हैं कोरियर, और फॉन्ट का साइज़ हम लोग लिख देते हैं 160%। इस तरह से हमारे पास ये दोनों चीज़ें, हम चाहते हैं कि जब हम लोग इसका आउटपुट चेक करने जाएं तो ये दोनों चीज़ें हमारी अपडेट हो जाएं। ठीक है, तो सेव कीजिए फाइल, ब्राउज़र में कीजिएगा रिफ़्रेश करने के बाद आपको यहाँ पर नया कोड आ चुका होगा। इस कोड को हमने क्या करना है, कॉपी, और कॉपी करके आप इस कोड को यहाँ पर क्या करेंगे, एक फ़ाइल बना लेंगे जिसको हमने सेव एज कर लेना है। ध्यान रखना आज की डेट में मैटर है 12 तारीख। ट्राई HTML CSS fonts एक्सटेंशन .html मैटर कॉल करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फाइल को ब्राउज़र में चेक करेंगे क्या हमारा आउटपुट वैसे ही आ रहा है। देखो फॉन्ट चेंज हो गया, पैराग्राफ का कलर चेंज हो गया, प्लस हमारा जो साइज़ है फॉन्ट का वो भी हमारा चेंज हुआ है, और हमारा बैकग्राउंड कलर भी डिफरेंट अवेलेबल है। इस तरह से सिमिलरली आप बॉर्डर का काम कर सकते हो। तो यहाँ से इसको हम लोग कर लेंगे कॉपी, और फिर से हम लोग नीचे का डिफाइन करेंगे लाइक HR, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हेडिंग H2 CSS बॉर्डर। तो VS कोड में आप देख रहे हो डिफरेंस क्या आ जाता है कि जैसे मुझे टैग अगर लिखना है तो मैं टैग का नाम लिखता हूँ, अपना आप टैग ओपन क्लोज कर लेता है खुद से। ठीक है, तो यहाँ पर जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे द CSS बॉर्डर प्रॉपर्टी डिफाइंस अ बॉर्डर अराउंड एन एलिमेंट। यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे एक पैराग्राफ, और यहाँ पर हम लोग क्लास लगा लेंगे इसमें, या ऐसे लिख सकते हैं बी टैग लिखिए फॉर बोल्ड। हम यहाँ पर लिख रहे हैं टिप और स्पेस। यहाँ पर हम लोग जाकर डिफाइन करेंगे यू कैन डिफाइन अ बॉर्डर फॉर नियरली ऑल HTML एलिमेंट्स। मतलब HTML जितने भी टैग हैं आप मान के चलो 95% सभी के अंदर आप बॉर्डर लगा सकते हो। ठीक है, अब जैसे किस पे नहीं लगा सकते, BR टैग, BR पे बॉर्डर क्या लगाओगे, क्योंकि वो तो लाइन ब्रेक करता है ना, तो उसमें बॉर्डर नहीं आएगा। तो इससे कुछ चीज़ें जहाँ पर आप जाके नहीं लगा पाओगे। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर मुझे एक इसका डेमो क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे H3 एग्जाम्पल, और यहाँ लिखेंगे यूज़ ऑफ CSS बॉर्डर प्रॉपर्टी, एंटर करेंगे। यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे इसके लिए टेक्स्ट एरिया टैग, एंटर करेंगे, और यहाँ जाके हम लोग लिख देते हैं जैसे कि अपना वो कोड। तो मैं ऐसे कोड को यहाँ पर पेस्ट कर लूँगा, ऑलरेडी मैंने कॉपी करके रखा हुआ है। आपने इस पूरे पार्ट को करना है यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट, अब हम लोग यहाँ पर जाके क्या करते हैं, पैराग्राफ में एक बॉर्डर लगा देते हैं। क्या लिखेंगे, बॉर्डर हमने जाके लिखा लाइक 2 पिक्सल सॉलिड और पाउडर ब्लू। अब फाइल को आप सेव कर लें ब्राउज़र में। आप यहाँ से क्या प्रेस करेंगे, F5 रिफ्रेश करने के लिए। यहाँ जाइए, इसको बंद करिए, F5, ये आ गया हमारा बॉर्डर वाला।
इस पूरा कोड को कॉपी करना है, यहाँ से एक न्यू फाइल आप बना लेंगे, उसको आप सेव एज कर लेंगे इसके अंदर बॉर्डर के नाम से। यहाँ जाइए, देखिए ट्राई HTML CSS बॉर्डर एक्सटेंशन .html। यहाँ जाएंगे, इसको हम लोग चेंज कर देंगे इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं हमने कौन से टैग को असाइन किया, ये पार्ट पी टैग को। तो क्या होगा कि अगर मेरे पास मल्टीपल पी टैग होंगे, जैसे मैंने कहा दिस इज अनदर पैराग्राफ, अब जब हम लोग इसको ब्राउज़र में चेक करेंगे तो क्या होगा, मुझे इन दोनों पैराग्राफ के ऊपर बॉर्डर दिखाई दे रहा है ना। तो ऐसे बॉर्डर लगा सकते हो। अगर मैं ये चीज़ H1 के लिए भी लिख दूँ तो आप देखेंगे H1 के ऊपर भी आपको बॉर्डर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से हमने कोड को किया कॉपी, यहाँ पर हमने किया कॉल, और ये देखिए। तो बॉर्डर HTML में नंबर ऑफ जितने भी एलिमेंट्स है ज़्यादातर हम लोग सभी के ऊपर ट्राई कर सकते हैं, जो कि कंटेनिंग है या फिर नॉन कंटेनिंग है। अब जैसे BR वगैरह जैसी चीज़ों के ऊपर ट्राई नहीं करेंगे इस चीज़ को अपन। नेक्स्ट CSS हम लोग बात करेंगे पैडिंग की, कि पैडिंग क्या होता है। यहाँ ये, और इस फाइल को क्लोज़ कर दीजिएगा, और यहाँ पर जाके अपन इसको डिफाइन कर लेंगे। तो ठीक है, मान लो आपको कभी कोई कोड दिखाना हो अपना ब्राउज़र के अंदर, तो वो ना उतना LTGT करने की ज़रूरत नहीं है, पता चल गया हमें। लेकिन दूसरा तरीका बेटर क्या है, टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया में क्या लिखेंगे, रीड ओनली। पूरा HTML जो आपने लिखा होगा एज इट इज़ रेंडर हो जाएगा उस जगह के ऊपर। चलो नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं इसमें पैडिंग का टॉपिक। तो यहाँ से नीचे जाएं, डिफाइन करेंगे HR H2 पैडिंग। दी CSS, शायद मुझे ऑटोमेटिकली हिंट भी आया था इसका, हाँ। द CSS पैडिंग प्रॉपर्टी डिफाइंस अ पैडिंग, इसको हम लोग स्पेस भी बोल देते हैं, स्पेस बिटवीन the text and the border। तो CSS पैडिंग प्रॉपर्टी डिफाइंस अ पैडिंग, यानी कि स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट एंड द बॉर्डर। तो ये कैसे काम करता है ज़रा इसको समझें आप। यहाँ पर हम लोग जाएंगे और अपने इसी एग्जांपल के हम लोग बनाएंगे कॉपी टेक्स्ट एरिया की। यहाँ पर लिखिए H3 टैग एग्जाम्पल, और यहाँ पर बनाइए एक पैराग्राफ और लिख दीजिए यूज़ ऑफ CSS बॉर्डर एंड पैडिंग प्रॉपर्टीज़। तो इस टेक्स्ट एरिया को कॉपी करिए फटाफट यहाँ से यहाँ तक, और नीचे लाके कॉल कर लीजिए, और इसको आपने डिफाइन कर देना है। हम यहाँ पर जाके यूज़ कर रहे हैं पैडिंग। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि बॉर्डर और जो टेक्स्ट होगा उसके बीच में गैप मेंटेन होगा। तो यहाँ से इस कोड को आपने करना है डॉक टाइप से लेके यहाँ तक कॉपी, और एक न्यू फाइल हम लोग यहाँ पर बना लेंगे, इसको अपन सेव एज कर लेंगे। इसका हम लोग नेम रख देंगे यहाँ पर ट्राई HTML CSS पैडिंग, और यहाँ पर अपना कोड कॉल कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये पार्ट हमने यहाँ पर किया डिफाइन। अब आप यहाँ पर एक्सपीरियंस करेंगे गैपिंग को। तो चलिए राइट क्लिक ओपन विद लाइव सर्वर। क्या दिखाई दे रहा है, टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच में 50 पिक्सल का हमारा गैप क्रिएट हो गया। तो अगर ऐसा कुछ आप अचीव करना चाहते हो तो इस तरह से कर सकते हो, राइट। तो मान लो मैं यहाँ पर कुछ मल्टीपल पैराग्राफ बना लेता हूँ। दिस इज़ अ पैराग्राफ, दिस इज़ अ पैराग्राफ, दिस इज़ अ पैराग्राफ। तो क्या दिखाई दे रहा है, पैराग्राफ के बीच का जो नेचुरल गैप होता है वो हमें मिल रहा है, प्लस टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच में हमें गैप दिखाई दे रहा है इस तरह से। सो ये था आपका पैडिंग। अब हम लोग बात करेंगे मार्जिन की। तो यहाँ से इसको करिएगा क्लोज,
और इस डिव के बाद अगेन आपने डिफाइन करना है एच आर, फिर हम लोग यहाँ डिफाइन कर लेंगे H2, उसका नेम रख देंगे CSS margin. The CSS margin property defines a margin space outside the border. तो डिफरेंस समझ में आया? एक पैडिंग जो है वो बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच में गैप बना रहे, मार्जिन जो है वो आपका बॉर्डर और दूसरे एलिमेंट के बीच में गैप बनाता है। यानी कि इसको ऐसा समझो, अभी हमारी जो फाइल खुली हुई है यहाँ पर, अब मैंने बंद कर दी है, बट अगर मैं रीओपन कर लेता हूँ उसको, तो अभी आपका गैप जो बीच का है, जब मैं मार्जिन का यूज़ करूँ तो ये वाला गैप बढ़ेगा। अब आपका ये वाला गैप अगर रखोगे साथ में तो ठीक है, अदरवाइज़ अब हम लोग बात करें इन तीनों एलिमेंट के बीच के गैप की। ठीक है, तो चलो यहाँ आते हैं और हम यहाँ से इस पूरे पार्ट को, टेक्स्ट एरिया को एज इट इज़ अगेन करेंगे कॉपी, और यहाँ पर जाके आपने इसको कॉल कर लेना। तो क्या लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, मार्जिन 50, ब्राउज़र में जाएंगे, क्लोज करेंगे, लास्ट वाले कोड को मार्जिन के साथ में कॉपी करके ले आएंगे, यहाँ पर आएंगे, एक न्यू फाइल बनाएंगे, या फिर पैडिंग वाली फाइल जो अभी हम लोगों ने डिफाइन की थी उसको पकड़ के मार्जिन में रिप्लेस कर लेंगे। ट्राई HTML CSS मार्जिन, और यहाँ पर हमने लाके इसको ऐड कर दिया, राइट क्लिक। अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि गैप जो है वो यहाँ लेफ्ट से भी हमारा अवेलेबल है। अब मैं अगर मल्टीपल पैराग्राफ यहाँ पर डिफाइन कर लेता हूँ तो आप देखेंगे इनके बीच का गैप बढ़ा हमारा। हमने क्या लिखा, मार्जिन 50, तो मार्जिन का मतलब ये हुआ कि चारों साइड से मार्जिन जो है 50 का लग गया, यानी कि लेफ्ट से, टॉप से, राइट से और बॉटम से। ठीक है, तो डिफरेंस समझे कि अगर मैं पैडिंग को हटा देता हूँ तो मैटर हमारा बॉर्डर के क्लोज जाता है। ठीक है, ये होता है पैडिंग। पैडिंग क्या करता है, टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच में चलता है, और जो मार्जिन होता है वो बॉर्डर के बाहर चलता है। तो बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि कहाँ पर इस्तेमाल किसको करना है। तो ध्यान रखना है, अगर दो एलिमेंट के बीच में गैप मेंटेन करना है तो मार्जिन, अगर एलिमेंट के कंटेंट और उसके बॉर्डर के बीच में गैप मेंटेन करना है तो पैडिंग। ठीक है, ये पार्ट हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इसमें HR, H पैडिंग के बाद हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे लिंक टू एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल फाइल्स आप किस तरह से लिंक कर सकते हो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स कैन बी referenced with a full URL or with a path relative to the current web page. Example, this example uses a full URL to link to a style sheet. अब फुल URL से हमारा मतलब क्या है कि मान लो कि आप कोई ऐसा CSS कनेक्ट कर रहे हो जो कहीं बाहर रखा हुआ है किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर, और हम उसको लेकर आ रहे हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। तो जैसे कि अभी जो हम लोग ये पूरा थ्योरी लिख रहे हैं, ये हम लोग किसमें लिख रहे हैं, बूटस्ट्रैप के अंदर लिख रहे हैं। तो आप ऊपर देख रहे हो कि पूरा एक पाथ लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर इस तरह से। तो ये क्या हुआ, जो अभी मैंने एग्जांपल नीचे लिखा है। ठीक है, और एक होता है कि सीधे यहाँ पर HRF में style.css का नाम। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल का मतलब है दिस एग्जाम्पल यूज अ फुल URL टू लिंक टू अ स्टाइल शीट। तो इसके लिए हम यहाँ पर जाके कुछ डिफाइन कर लेते हैं। तो जैसे कि
टेक्स्ट एरिया कॉपी करेंगे, यहाँ से यहाँ तक कॉपी, और यहाँ पर लाकर हमने एंटर कर लिया इसको, और इसकी पोजीशन को करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। इस एग्जांपल में मैं स्टाइल टैग का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पर जाके डिफाइन कर देना है इसके अंदर कोई लिंक। तो लिंक मैं कहाँ से डालूंगा, टॉप से, यहाँ जाओ, इस लिंक को हमने कॉपी किया और नीचे आके मैं अपने हेड में इसको कॉल कर देता हूँ। ठीक है, अब फाइल को आप ज़रा सेव करें और ब्राउज़र में गो थ्रू कीजिए, इसको क्लोज, नीचे आइए, पेज को रीलोड, ये फाइल आ गई हमारी। अब ज़रा इस फाइल को आपने कॉपी करना है और एक न्यू फाइल बनानी है, और यहाँ जाके हम लोग इसको सेव एज कर लेंगे। तो यहाँ जाइए, इसका नाम रख दिए ट्राई HTML CSS एक्सटर्नल। अच्छा, एक्सटर्नल ऑलरेडी हो भी चुका है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर URL और एंटर, पूरा कोड हमने यहाँ पर कॉल किया। अभी के लिए मैं ये कोड यहाँ से कट कर लेता हूँ। ठीक है, हमने इस फाइल को राइट क्लिक करके ब्राउज़र में डाला। आप क्या देख रहे हैं, नॉर्मली जैसा हमारा आउटपुट आता है वो आ रहा है। बट जैसे ही मैं अपनी उस CSS फाइल को, जो कि कहीं दूसरी वेबसाइट पर है, उसको मैं लगाता हूँ, आपका चेंज हो गया फॉन्ट वगैरह सब। ना लगाने पर क्या आ रहा था, टाइम्स न्यू रोमन वाला फॉन्ट, लगा दिया तो हमारा फॉन्ट चेंज हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस फाइल में, ये जो CSS फाइल है, इसके अंदर हेडिंग की और पैराग्राफ की कोडिंग हो रखी है, इसलिए हमारा इसका कलर क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। तो याद है आपको, मैंने लास्ट क्लास में एक एक्सटर्नल फाइल बनाना सिखाया था, माई फाइल, mystyle.css। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो इस फाइल के अंदर लिखी हुई है इस तरह की पहले से ही। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एक्सटर्नल यूज़ करने का बेनिफिट विद फुल URL। इसको इन डेप्थ आप जब समझोगे, जब बूटस्ट्रैप पढ़ोगे प्रॉपर, कि किस तरह से इसके अंदर तकरीबन आप मान के चलिए 20,000 से भी ज़्यादा क्लासेस हैं। ये जो छोटा सा पाथ देख रहे हो आप, बहुत सारी क्लासेस इसके अंदर इस लाइब्रेरी में। हाँ, अभी यूज़ नहीं करना है, मैं जस्ट इस लाइब्रेरी का यूज़ करूँ थ्योरी लिखने के लिए, ताकि जो ये कलर वगैरह आपको डिफरेंट होकर दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो चीज़ आपको डिफरेंट कलर में दिखती है, जैसे हम लोग कहीं पर लगा देते हैं ये चीज़, तो ये सारी कोडिंग ना इसके अंदर पहले से हो रखी है। ठीक है, आपका काम फिलहाल बस इतना है कि यहाँ से लिया और अपनी फाइल में चला के देख लेना है, ये काम है आपका। ठीक है, इसको अभी सब ट्राई नहीं करना है, मतलब कहने का कि यहाँ पर आके कुछ नहीं देखना कि किससे क्या हो रहा है। ठीक है, क्योंकि बूटस्ट्रैप अगर आप अभी बीच में करना इस्तेमाल कर दोगे ना, तो कंफ्यूज हो जाओगे। और मैं आपको एक लेवल पूरा होने के बाद दूसरी चीज़ के अंदर डालूंगा, ताकि हमें सैचुरेशन पता चले कि किसके बाद किसकी ज़रूरत आएगी। ठीक है, तो अलग अलग एग्जांपल हो सकते हैं लिंक टू एक्सटर्नल के अंदर, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा फुल पाथ, या फिर ऐसा कुछ हम लोग बना सकते हैं एग्जांपल। मैं यहाँ से फिर से कॉपी करूँगा इसको, आफ्टर टेक्स्ट एरिया हमने इसको पेस्ट किया, और हम यहाँ पर यूज़ करते हैं दिस एग्जांपल links to a style sheet located in the HTML folder on the current website। तो मैं यहाँ पर जाके एक फोल्डर बना लूँ HTML के नाम से, और उसके अंदर ये अगर फाइल रख के अटैच कराता हूँ तो इसका इफेक्ट कॉल हो जाएगा मेरी फाइल में। तो हमने यहाँ से क्या किया, इस टेक्स्ट एरिया टैग को किया कॉपी, और इसके बाद हमने यहाँ पर जाके क्या किया, इसको कॉल, और ये मैटर हम लोग यहाँ से पकड़ के शिफ्ट टैब से पीछे ले जाते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फाइल को लिंक करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर HTML फोल्डर जगह लिख देता हूँ रूट फोल्डर। ठीक है, रूट फोल्डर ऑफ द करंट वेबसाइट। ठीक है, तो ये भी हमारी करंट वेबसाइट है 12 तारीख, और इसके अंदर हमारा ये रूट फोल्डर हो गया। यहाँ जाइए, लिखेंगे लिंक href, या रूट भी मत रखो, CSS फोल्डर रखो। जनरली हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि जब हमारा प्रोजेक्ट कोई बनता है तो मेन फोल्डर के अंदर हमारा CSS का अलग फोल्डर होता है, इमेज का अलग फोल्डर होता है, जावास्क्रिप्ट का अलग फोल्डर होता है। इन सब के ऊपर कंबाइन एक फोल्डर और हो सकता है विच इज़ असेट्स। ठीक है, वो भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, बट फिलहाल CSS समझने की कोशिश करेंगे। कॉपी किया हमने,
एक न्यू फोल्डर यहाँ से बनाएंगे, नेम क्या रखा हमने फोल्डर का, CSS, और CSS के अंदर मैंने क्या डाल दिया, माई स्टाइल डॉट CSS। तो चलिए ट्राई करके देखेंगे। यहाँ पर इसको हटाएंगे और यहाँ पर जाके आप डिफाइन कर देंगे ये हमने पाथ यहाँ पर डिफाइन किया। अब अगर ये पाथ सही है, आप अगर क्लिक करके देखोगे तो ये खुलना चाहिए। तो अभी हमारा ये पाथ ओपन नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो हमने यहाँ पर शायद गलती की है। अभी ज़रा चेक करके देखो, खुल गया, यानी कि बढ़िया से चला। अब इसको आप ब्राउज़र में चेक कर लेंगे। यहाँ जाइए, ब्राउज़र जाके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रिफ़्रेश करके सबसे बिल्कुल नीचे आइए और इस कोड को आपने कॉपी करना है यहाँ से। चेंज क्यों नहीं हुआ, अच्छा ये फालतू की चीज़ आ रही है, इसको हटा दो। हो गया चेंज। ये कोड कॉपी करेंगे और यहाँ पर एक नई फाइल बना लेंगे और इसके ऊपर जाके आपने इसको ट्राई करके देखना है कि क्या ये काम करता है कि नहीं। फाइल को सेव एज करेंगे, इसका नेम रखेंगे रिलेटिव। रिलेटिव क्यों रख रहे हैं, क्योंकि इसी डॉक्यूमेंट से रिलेट कर रहा है ये हमारा, ठीक है। यहाँ पर कोड कॉल, तो पहले मैं ज़रा ये हटा के दिखा देता हूँ आपको आउटपुट, ठीक है। अब लगा के दिखा देते हैं इसका आउटपुट कि लगाने से क्या बदलाव आया है इसमें, ठीक है। तो ये भी हमारा एक्सटर्नल CSS कनेक्ट करने का एक प्रॉपर तरीका है। यहाँ पर जाके आप अपनी हाइट को थोड़ा कम कर लेना, हमने यहाँ पर 25 की डाली हुई है, 10 की कर लेना या 15 की कर लेना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल रूट के ऊपर डिफाइन करके, जैसे कि ये रखी है माई स्टाइल, ऐसे भी CSS अटैच की जाती हैं, लेकिन सबका नाम अलग अलग है, काम एक ही है लेकिन नाम अलग है। ये क्या है, रिलेटिव है, वो क्या है, URL है। अब हम लोग तीसरा देखेंगे, तो कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर अगेन इसको आप करेक्ट कर लेंगे इस तरह से, लाइक दिस। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस एग्जाम्पल लिंक्स टू ए स्टाइल शीट लोकेटेड in the same folder as the current पेज, यानी कि जहाँ पेज रखा है वहीं पर हमारा फाइल भी अवेलेबल है। तो आप यहाँ देख सकते हो, ये यहाँ पर हमारा पेज है, यहाँ पर हमारी फाइल अवेलेबल है माई स्टाइल डॉट CSS के नाम से। तो यहाँ पर इसके आगे आपने कुछ नहीं लिखना, सीधे माई स्टाइल डॉट CSS। अब इसके बाद आप अपनी फाइल को ब्राउज़र जाके करेंगे रिफ़्रेश इस तरह से, तो ये हमारा तीसरा कोड आ गया। इसको कॉपी करेंगे, यहाँ आ जाएंगे, न्यू फाइल बना लेंगे इसके अंदर, और इसको जाके अपन सेव कर लेंगे। यहाँ पर फाइल का नाम जाके अपन यहाँ चेंज करेंगे, ट्राई CSS एक्सटर्नल 2 एक्सटेंशन डॉट HTML। तो इसमें कुछ करना नहीं है, बस खाली ये पार्ट हटा देना। ट्राई करके देखो आउटपुट आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ये बाहर भी अवेलेबल है, पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर भी अवेलेबल है। तो आपको ये समझ में आ गया इस एक्सरसाइज से कि CSS लगाने के एथिकल तरीके कौन कौन से हैं। हम किसी फोल्डर के अंदर भी रख के लगा सकते हैं तरीके से, हम सीधे रूट से रख के भी लगा सकते हैं, हम किसी वेबसाइट से पाथ लेके भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इतने सारे डिफरेंट तरीके हैं। या फिर इंटरनल हमें किस तरह से यूज़ करना है, स्टाइल टैग में यूज़ करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, पैडिंग क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, बॉर्डर क्या होता है, फॉन्ट स्टाइल या हमारा फॉन्ट साइज़ या फैमिली कलर क्या होता है, या फिर एक्सटर्नल फाइल बनाई कैसे जाती है, या आपका इंटरनल फाइल कैसे बनती है, या इनलाइन CSS किस तरह से यूज़ होती है। चलिए जाओ। तो इस तरह से ये सारी चीज़ हमारे डिफाइन हो जाएंगी। तो ये जो एक्सरसाइज हमने देखी HTML CSS की, तो इसमें सिर्फ हमें ये पता चल रहा है कि टाइप्स ऑफ CSS कितने होते हैं और उनको लगाने का तरीका क्या है। बट जैसे कि हमारे बैच में 2 लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो CSS अपना में बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब
2 ढाई महीने का मान के चलो ऐसा, जिसमें सिर्फ CSS ही पढ़ोगे। ठीक है, ये तो जस्ट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है CSS का कि क्या होता है हमारा CSS। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है लिंक। यहाँ से हम अपनी फाइल सेव एज करेंगे, इसी को सेव एज कर लेते हैं और नंबर 14 बना देते हैं HTML लिंक्स। और टॉप में आइए, फालतू का सारा मैटर इसमें से हटा दो। तुम्हारा टॉपिक क्या है? HTML लिंक्स। लिंक्स के अंदर हम लोग यहाँ पर आएंगे, तो लिंक्स जो हम लोग डिफाइन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपर लिंक्स। हाइपर लिंक्स मतलब AHREF, जिसको बोलते हैं हाइपर रेफरेंस। तो यहाँ जाइए, देखिए पैराग्राफ और HR को क्लोज कर दो। ये हम लोग डिफाइन करते हैं लिंक्स आर फाउंड इन नियरली all web pages. Links allow user to click their way from page to page. HTML links are hyperlinks. You can click on a link and jump to another document या पेज। When you move the mouse over a link, the mouse arrow will turn into a little hand। तो जैसे आपका लिंक पर माउस जाएगा, हैंड का सिंबल बन जाता है इस तरह से, और जिसको हम लोग टैप करके चला लेते हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर एक लिंक बनाता हूँ और यहाँ पर मैं हैश लगा देता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ लाइक विजिट गूगल। अभी अपन जब इसको ब्राउज़र में रन करेंगे फाइल को, तो हमें क्या दिखेगा? देखो माउस है, जैसे क्या सिंबल में कन्वर्ट हो गया हैंड के। इसी से पता चलता है कि भाई एक लिंक है, क्लिकेबल चीज़ है कोई। नेक्स्ट, ये मैंने एग्जांपल दिखाया जस्ट, ठीक है। क्लास मार्क, यहाँ जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे बोल्ड टैग नोट, अ लिंक डज नॉट हैव टू बी टेक्स्ट। A link can be an image or any other HTML element। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो खाली टेक्स्ट जो है वो लिंक नहीं हो सकता है,
हम इमेज या फिर HTML में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उनको लिंक बना सकते हैं। भाई करना क्या है, ए टैग के अंदर वो टैग डाल दो, क्या बन जाएगा, लिंक बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर HTML लिंक का सिंटैक्स हम लोग देखें क्या होता है। यहाँ जाकर डिफाइन करेंगे H2 HTML links syntax। the HTML कोड टैग का यूज़ करेंगे %LT A %GT, इस तरह से। A tag defines a hyperlink. It has the following syntax. तो क्या होता है, ए स्टैंड फॉर एंकर, ठीक है, HREF स्टैंड फॉर हाइपर रेफरेंस, और HREF इक्वल टू हम लोग क्या डालते हैं, अपनी रिलेटिव फाइल का पाथ या फिर कोई हमें URL यहाँ पर पास करना होता है, जो कोई वेबसाइट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद जो भी आपका लिंक का नेम होगा, जैसे मैंने अभी लिखा था विजिट गूगल, तो आपको गूगल का लिंक लगाना, ये नहीं कि गूगल पे याहू चला रहे हो, वो गलत हो जाएगा फिर, है ना। इसके बाद में आप यहाँ पर अपना ग्रेटर देन लगा के ए टैग क्या करते हो, क्लोज कर देते हो। तो हमने यहाँ पर ये किया, और कोड टैग को हम लोग बंद करेंगे और प्री टैग को अपन बंद कर देंगे इस तरह से। राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे, तो आपको यहाँ पर अपना सिंटैक्स दिखाई दे रहा है, क्या है, ए टैग HREF URL लिंक टेक्स्ट और ए टैग बंद, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट attribute of the a tag या element is the HREF, which indicates the link destination। भाई ए टैग बना दिया, लेकिन उसमें कोई लिंक ही नहीं होगा तो यूज़र कहीं नेविगेट होगा नहीं, जंप करेगा नहीं, तो आपका काम नहीं होगा। तो ए टैग के अंदर URL को बहुत ध्यान से लगाइए, कि पता चला जल्दबाजी में आपसे URL गलत लग जाए और आप अप्रोप्रिएट लिंक पर यूज़र को राउट ना करा पाओ। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लिंक का टेक्स्ट, यानी कि जो ए टैग के बीच में लोग लिखते हैं, जैसे यहाँ पे क्या लिखा, लिंक टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब जब तक ये कन्विंसिंग नहीं होगा, जैसे मान लो कि भाई एक मूवी ऑनलाइन अवेलेबल है और यूज़र को मूवी डाउनलोड करनी है, और आपने वहाँ पर लिख रखा है रीड मोर, जबकि यूज़र को मूवी डाउनलोड करनी है, तो अगर आप डाउनलोड मूवी लिखोगे तो यूज़र जल्दी क्लिक करेगा, रीड मोर पर जल्दी क्लिक करेगा, तो वो डाउनलोड पर ज़्यादा जल्दी क्लिक करेगा। तो यानी कि लिंक टैग, लिंक में HREF का अपना अलग रोल हो गया, प्लस देखो जो आपने HREF लगाया वो यूज़र को नहीं पता होता कि आपने क्या लगाया है, वो तो क्लिक करेगा तब वो एक्सपीरियंस करेगा। तो लिंक वाला जो है वो आपके लिए हो गया, और जो लिंक के बीच में लिखना है वो एंड यूज़र के लिए हो गया, कि वो उसको देख के कन्विंस हो जाए और क्लिक करे, जैसे कि बाय नाउ, बुक नाउ, अप्लाई नाउ, शॉप नाउ, है ना, इस तरह की चीज़ें। तो डिफाइन करेंगे यहाँ पर, द लिंक टेक्स्ट इज द पार्ट दैट विल बी visible to the end user या reader। Clicking on the link text will send the reader to the specified URL address। भाई आपने लिखा विजिट गूगल, क्लिक पे विजिट गूगल खुलेगा तो यूज़र वहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाएगा सीधे। सो एक एग्जांपल से समझेंगे इसको। यहाँ पर एग्जांपल, दिस एग्जांपल्स शोज हाउ टू क्रिएट अ लिंक टू
विजिट google.com। तो मैं इसको लिख देता हूँ ओनली google.com कि इस पर यूज़र कैसे विजिट करेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अंदर इसका तो कोई काम नहीं है, CSS हम लोग पढ़ चुके। यहाँ पर जाके आप चाहो तो टाइटल टैग डिफाइन कर देना और इस पर डाल दो विजिट गूगल। सो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ए टैग डिफाइन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे https://www.google.com। दिस इज द URL। अब अगर ये सही है तो ज़रा इस पर कंट्रोल के साथ क्लिक करके देखो खुलता है कि नहीं, यानी कि लिंक मेरा सही है, कंफर्म हो गया। नोटपैड में तो क्या अगर करोगे तो ब्राउज़र पे चला के चेक कर पाओगे, VS कोड में अंदर से चला के देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आएंगे, अब हमने यहाँ पे लिखा विजिट गूगल। तो यानी कि यूज़र को हम लोग सीधे सीधे समझा रहे हैं कि भाई इस पर क्लिक करो, गूगल को विजिट करो। तो यहाँ से इस फाइल को हमने ब्राउज़र में लाइव कर लेना इस तरह से, बाकी चीज़ें बंद कर देनी है हमने फालतू की। और यहाँ से जो हमारा कोड है, अच्छा ये देखो जब लाइव सर्वर चलाओगे तो फालतू का कोड नहीं जाएगा, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपने फाइल को डायरेक्टली ओपन कर लेना है। अब ये नहीं आएगा, जितना हमने लिखा होगा उतने पार्ट हमें दिखाई देगा। हमने इसको किया कॉपी करने के बाद आप यहाँ से एक न्यू फाइल बना लो और उसको सेव एज ज़रूर कर लेना, तभी आपको उसका बेनिफिट समझ में आएगा। यहाँ जाएंगे, लिखेंगे ट्राई HTML, क्या लिखेंगे, लिंक्स अंडरस्कोर गूगल। सेव कर दिया हमने, कोड हमने यहाँ पर अपडेट किया, Ctrl+S किया, राइट क्लिक, ओपन विथ लाइव सर्वर। विजिटर यहाँ पर आएगा, देखेगा, क्लिक करेगा, गूगल विजिट हो जाएगा अपना। तो लिंक बनाना सीख गए अपन। तो यानी कि लिंक के अंदर इंपॉर्टेंट दो चीज़ें क्या हैं, जो यूज़र को आप दिखा रहे हो और जिस पर क्लिक करा के यूज़र को आप भेज रहे हो, यानी कि वन इज़ href, सेकेंड इज़ लिंक का टेक्स्ट क्या है। तो जैसे कि वेब डिज़ाइनर क्या होते हैं, वेबसाइट बनाना तो सीख जाते हैं, लिंक भी बनाना सीख गए, लेकिन लिंक पावरफुल नहीं है। तो क्या होगा, यूज़र को आप कन्विंस नहीं करवा पाओगे कि वो उसको क्लिक करे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट पर आते हो, वहाँ पर दो ऑप्शन देखते हैं जब लोग प्रोडक्ट को क्लिक करते हैं, ऐड टू कार्ट या बाय नाउ। अब वहाँ पर दोनों का काम सेम ही हो रहा है, लेकिन काम डिफरेंट है। जैसे कैसे, जैसे भी अगर यूज़र मल्टीपल प्रोडक्ट खरीद रहा है तो वो एकदम से पेमेंट तो करेगा नहीं, वो पहले कार्ट में चीज़ें डालेगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ, ऐड टू कार्ट। अगर यूज़र को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए तो सीधे क्या लगा दिया, तो यानी कि अपने यूज़र का टाइम बचा है। अब सोचो कि आप सीधे यूज़र को चाहे वो एक लेना है चाहे 10 लेना है, आप उसको एक ही ऑप्शन दे रहे हो भी ऐड टू कार्ट। कार्ट पे क्लिक करेगा, फिर वो कार्ट में जाएगा, फिर कार्ट से वो चेकआउट पे जाएगा, तो यानी कि यूज़र के अपने क्लिक बढ़ा दिए। मॉडर्न वेब डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल ये कहता है एज ए यूज़र एक्सपीरियंस और UI एक्सपीरियंस में कि भाई यूज़र के क्लिक कम करो। यूज़र से ज़्यादा क्लिक कराओगे तो यूज़र इरिटेट हो जाता है, वो दोबारा फिर आपके पास नहीं आएगा। आज उसका ज़रूरत है तो करेगा, नेक्स्ट टाइम वो तुम्हें पूछेगा भी नहीं, समझ गए। तो यूज़र के स्टेप्स घटाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज की डेट में। कि भाई अब आप देखते हो जैसे 2008 में जब स्नैपडील जैसी कंपनियां स्टार्ट हुई थी, क्योंकि ई-कॉमर्स कंपनी सबसे बढ़िया वही थी एट दैट टाइम। फिर उसके बाद में धीरे धीरे बहुत सारी कंपनियां बनी, और फ्लिपकार्ट तो किताबें बेचा करता था पहले, बाद में धीरे धीरे फिर उसने इन सब चीज़ों के अंदर एंट्री मारी है, गैजेट्स वगैरह में। तो क्या होता था कि फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे एक बड़ा ही इरिटेटिंग पॉइंट ये था कि भाई अच्छा था क्या कि 2008 कोई बहुत ज़्यादा टैक्स से भी टाइम नहीं था, मतलब लोग वेबसाइट बना ले रहे थे, लाइव कर ले रहे थे, खरीद रही हो रही है, यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो क्या होता था कि जैसे मैं गया और जितनी बारी मैं जाता हूँ मैं वहाँ जाके एड्रेस लिखता हूँ, तो यानी कि आप यूज़र का टाइम ही तो ख़राब कर रहे हो कि वो हर बार आए पहले एड्रेस लिखे अपना, जिसमें पहले अपने नाम के आगे मिस्टर मिसिज़ जो भी है वो जोड़े उसके अंदर, फिर अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखेगा, फिर अपनी ईमेल आईडी, अपना फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें बार बार आपको बताए। क्या आज की डेट में ऐसा करना पड़ता है हमें फ्लिपकार्ट से सामान लेते वक्त? कुछ भी नहीं, सीधे आप जाते हो, ये मैंने डाला प्रोडक्ट, सीधे मैंने बाय नाउ किया, सीधे आपका एड्रेस पहले से फीड होगा, आपका पेमेंट मेथड भी पहले से सेट होगा कि भाई लास्ट टाइम आपने किससे खरीदा, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, या फिर कोई आपने वॉलेट यूज़ किया है। तो कितने कम क्लिक हो गए। तो यही है बेसिकली यूज़र एक्सपीरियंस कि आप यूज़र को कितना फास्टर चेकआउट दे सकते हो। जैसे एग्जांपल ऐसा समझो, एक मैकडोनल्ड हम लोग जाते हैं, है ना, मैकडी में आप जाते हो, एक होता है कि भाई आप गए, अंदर गए स्टोर में और वहाँ से जाकर अपने काउंटर पे ऑर्डर प्लेस किया और आपको आपका प्रोडक्ट मिल गया। अब ऐसे लोगों क्या जो भाई सब कार चला रहे हैं, हाईवे पर जा रहे हैं, वो कैसे जाए बंदा?
अब यानी कि अगर वो हाईवे पर गाड़ी रोक के अगर वो गाड़ी को साइड में लगा के फिर अंदर जाए, वहाँ जाके वो ऑर्डर प्लेस करे, तो उसके 15 से 20 मिनट खराब, यानी कि आपने उसकी जो जर्नी थी उसमें वो डिले कर दिया, है ना, क्योंकि मोमेंटम ब्रेक हो गया। तो ऐसे लोगों के लिए मैकडोनल्ड ने क्या दिमाग लगाया, भाई यूज़र का एक्सपीरियंस ख़राब हो रहा है, उसने बोला नहीं, उसने बोला ड्राइव थ्रू बनाओ। तो ड्राइव थ्रू देखा कहीं पर, जहाँ पर क्या था, हम लोग मैकडी में गाड़ी लेके चले जाते हैं और गाड़ी में बैठे बैठे ऑर्डर करते हैं, इधर विंडो से मैंने ऑर्डर किया, जब तक मैं घूम के दूसरी विंडो पहुँचूंगा मेरा ऑर्डर तैयार होकर मुझे इधर से मिल जाते हैं। तो ये क्या बनाया कि भाई गाड़ी से उतारो मत, गाड़ी ऑफ भी नहीं हो रही है, ठीक है, हम यहाँ से एंटर हुए मैकडी में, दूसरी तरफ से निकल के बाहर आ गए। तो उन्होंने अपने मैकडी के चारों तरफ एक ऐसा एक्स्ट्रा प्रोमाइसेस बना दिया जिसमें आप एक तरह से लेन को फॉलो करते, दूसरी तरफ से एग्जिट करते जाओ, अपना सामान लेके निकलते रहो, एक तरफ ऑर्डर प्लेस, दूसरी तरफ से लेते जाओ। तो हाईवे के ऊपर जितने भी आप मैकडोनल्ड्स देखोगे या बर्गर किंग देखोगे या KFC देखोगे, ये सारे क्या है, ड्राइव थ्रू है। दिस इज़ अगेन अमेजिंग यूज़र एक्सपीरियंस। ये नहीं कि भाई आप पहले उसको पार्क करवा रहे हो, पार्किंग मिली नहीं मिली, अगेन एक बहुत बड़ा चैलेंज, ठीक है। तो टाइम सेव हो रहा है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके अंदर। तो लिंकिंग वाला पार्ट क्लियर है। लिंकिंग के अंदर बहुत सारे सो मेनी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने एक पढ़ रखा है ऑलरेडी, टारगेट। टारगेट के अंदर क्या क्या आता है, जैसे कि सेल्फ बाय डिफ़ॉल्ट होता है, हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि न्यू या फिर ब्लैंक, सेल्फ, पेरेंट, टॉप, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखेंगे इनको भी स्टेप बाय स्टेप। एक तो टाइम हमारा बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाता है। टेक्स्ट एरिया, चलिए, तो इसके बाद हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट links will appear as follows in all browsers. तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जब हम लोग पहली बार कोई लिंक बनाते हैं ना, तो वो एकदम प्रॉपर ब्लू कलर में आता है, लेकिन जब मैं उसको क्लिक कर चुका होता हूँ तो उसका कलर बदल जाता है। जैसे मैं भी एक नया लिंक बनाता हूँ एग्जांपल के तौर पर, इस फाइल में आएंगे और यहाँ पर हम लोग एक लिंक बना लेते हैं ए टैग, और हम यहाँ पे लिखते हैं विजिट लाइक याहू। अब याहू में मैं एक आई टैग डाल देता हूँ और उसमें मैं क्या लगा देता हूँ, एक्सक्लेमेशन का मार्क। ऐसे ही होता है ना याहू, जरा चला के देखो, आ गया लिखा हुआ। तो अभी अपन नोटिस करेंगे यहाँ पर, तो आप देख पा रहे हो इसका कलर कैसा आ रहा है, ब्लू आ रहा है, और अगर मैं इसको दबा दूंगा तो इसका कलर तुरंत बदल जाएगा, ज़रा देखना। अच्छा, ये हमारा इधर से चल रहा है अभी, तो यहाँ नहीं बदलेगा, स्टैटिक के अंदर ये बदलता है क्योंकि ये बूटस्ट्रैप है। तो ये वाला काम हम लोग कहाँ करेंगे जाके, अभी हमने एक लिंक की फाइल बनाई थी, क्या नाम रखा था हमने उसका, किधर गया, ऐसा क्या, ये भूल गया, हम BS कोड चला रहे हैं, यहाँ से यहाँ से मिल जाता है। चलो, तो ओपन विद लाइव सर्वर करके देखो, तो दो कलर दिखाई दे रहे हैं आपको अलग अलग, यानी कि जब पहली बार लिंक हमारा बनता है तो वो आता है ब्लू कलर का, और जब वो क्लिक हो जाता है तो हो जाता है पर्पल कलर का, है ना। अब ये आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, गूगल में जब भी आप कुछ सर्च करते हो, हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ जाके एग्जाम्पल के लिए सर्च क्वेरी एंटर कर देते हैं, अरीना एनिमेशन, और एंटर। अभी अपन क्या नोटिस कर रहे हैं यहाँ पर कि जूम करो थोड़ा सा, इसका कलर अलग है, इसका कलर अलग है। तो यानी कि गूगल मुझे सीधे सीधे बता रहा है कि भाई जो सबसे ऊपर वाला है वो आप विजिट कर चुके हो, ठीक है, और ये जो है ये आपके बचे हुए हैं। अब मान लो गूगल कलर चेंज ना करे तो विजिटर तो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा ना, इतने सारे लिंक्स में कि भाई कौन सा विजिट किया कौन सा नहीं किया, है ना। तो गूगल ने एक बेस्ट प्रैक्टिस यूज़ की है कि भाई कलर बदल दो। तो क्या गूगल ने ये प्रैक्टिस फॉलो की या वेब डिज़ाइनिंग के अंदर ये इनबिल्ट फीचर है, तो हमें ये तो समझ में आएगा ना, ये क्या है, इनबिल्ट फीचर है ये HTML का, कि जब भी आप कोई लिंक बनाओगे वो होगा ब्लू, एंड यूज़र अगर उसको विजिट कर लेगा तो वो जाएगा डिफरेंट कलर में, यानी कि पर्पल कलर में,
है ना। इससे हमें ये डिफ्रेंशिएट करने का मौका मिलता है क्या चलाना है, क्या विजिट हो चुका है। तो चलिए इसको ज़रा समझते हैं। अब इधर मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, ये जस्ट एग्जांपल के लिए था। इधर आएंगे और यहाँ जाके हम लोग डिफाइन करेंगे यूएल टैग। यूएल में क्या आता है, li। यहाँ लिखेंगे हम लोग n अनविजिटेड, जो ब्लू दिखता है दिस इज कॉल्ड अनविजिटेड। लिंक इज अंडरलाइन एंड ब्लू, राइट। नेक्स्ट n a visited link is underlined, underlined लिखो, underlined and purple। और थर्ड वन, जब हम इसको दबा रहे होते हैं बटन को तो ये रेड कलर आता है, बट ये इतनी तेज़ी से होता है कि कभी दिखता नहीं। अभी तो मैंने क्या दबा के रखा है जानबूझ के दिखाने के लिए आपको, तो ये क्या आ रहा है, रेड आ रहा है, ठीक है। वापस से फिर से पर्पल ही हो जाएगा अपना, है ना। तो थर्ड क्या होता है, एक्टिव। एक्टिव लिंक इज अंडरलाइंड एंड रेड। तो हमें ये पता चला कि भाई एक लिंक की 3 डिफरेंट स्टेज हैं। वन इज अनविजिटेड, सेकंड इज विजिटेड, थर्ड इज एक्टिव। यानी कि जब यूज़र उस पर एक्टिव है एट दैट टाइम कलर हमारा डिफरेंट होगा, क्लिक कर चुका होगा तो पर्पल होगा, बिल्कुल फ्रेश उसको लिंक मिलेगा तो वो ब्लू कलर में हाईलाइट होगा। तो हम इनके अलग अलग स्टेट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जाएंगे हम लोग, यहाँ डिफाइन करेंगे और यहाँ हम लोग डिफाइन करेंगे क्लास, क्लास नेम इज मार्क, और यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे टिप, और यहाँ हम लोग जाके लिखेंगे लिंक्स कैन ऑफ कोर्स बी स्टाइल्ड with CSS to get another look। भाई अगर मान लो, इमेजिन करो कि आपकी वेबसाइट में ब्लू कलर है और ब्लू कलर का टेक्स्ट है, मतलब टेक्स्ट को इसी डिफरेंट कलर में, लेकिन जब लिंक बनाओगे तो वो तो ब्लू बैकग्राउंड पे ब्लू कलर में हो जाएगा ना, तो ढूंढते रह जाओगे आप उसको, कहाँ गया लिंक। तो इसलिए CSS में कंट्रोल दिया गया है कि आप लिंक के कलर को एज पर योर थीम, एज पर योर रिक्वायरमेंट चेंज कर पाओ, ठीक है। बट जिस दिन आप बूटस्ट्रैप स्टार्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि कलर जो है वो पहले से सेट क्यों किए गए हैं और उनका क्या बेनिफिट है, ठीक है। देखो जब भी कोई इन्फॉर्मेशन होती है ना वो ब्लू कलर में ही होती है, ठीक है। तो ये इसलिए पहले से स्टैंडर्डाइज किया गया है कि कलर ब्लू ही होगा, ठीक है। नहीं तो गूगल जो खुद इतना बड़ा डेवलपर कम्युनिटी रखता है, क्या वो अपने लिंक के कलर नहीं बदल सकता था गूगल सर्च इंजन के अंदर, बट उसने नहीं बदला उस चीज़ को, उसने डिफ़ॉल्ट छोड़ा। क्यों? ताकि एक एंड यूज़र उस सिग्नल को समझे। इसको ऐसा समझो, पूरी दुनिया में जब हम लोग ट्रैफिक जब रुका होता है तो सिग्नल का कलर क्या होता है, रेड होता है ना। अब तुम US चले जाओ, UK चले जाओ, रेड ही होगा, ऐसा तो नहीं पर्पल हो जाएगा उनके यहाँ का कलर। नहीं तो फिर क्या होगा कि भाई यहाँ का बंदा वहाँ जाएगा तो एक्सीडेंट करेगा, अगेन यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब कर रहे हो तुम लोग, है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ग्लोबली एक जैसी हैं, ठीक है। जैसे कि सेलफोन के अंदर जैसे आप अनलॉक करते हो, बॉटम लेफ्ट में जो हम लोग देखते हैं पहला बटन, वो क्या होता है, कॉल। वहीं से डायलर खुलता है हमारा। चेंज करना चाहे कोई कर ले, लेकिन डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड क्या कहता है कि भाई सबसे पहला जो बटन होगा वो कॉल, दूसरा मैसेज, तीसरा आपका ब्राउज़र, चौथा आपका मेन्यू खोलने के लिए रखना चाहते हो या कैमरा ट्रिगर कराना चाहते हो, जो मर्जी कराना चाहो आप करा सकते हो। बट 2 चीज़ें तो फिक्स है कि यही होनी चाहिए। बट अब कमाल की बात ये देखो कि किसी का भी फ़ोन, अभी अगर हम लोग इतने सारे यहाँ बैठे हुए हैं तो अगर किसी एक ने कर रखा हो तो बात अलग, नहीं तो सबके वही होंगे। हम नहीं करते ना चेंज, बाकी सब छेड़खानी खूब करते हैं, बट ऐसा नहीं कि वो चेंज नहीं किया जा सकता है, कर सकते हैं, लेकिन वहीं पर रखा हुआ है। अब इसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है, थंब रूल। ये फ़ोन है, अब आपने ये डिवाइस को पकड़ा हुआ है तो आप यहाँ से इसको चला सकते हो। अब तुमने ले जाके यहाँ लगा लिया तो कैसे पकड़ोगे इसको, फ़ोन थोड़ी ना मुड़ जाएगा, हाथ को तो मोड़ लोगे। एग्जाम्पल ऐसा समझो कि अगर हम लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर हैं तो भाई हमारा पहला नीचे बटन क्या है, कॉलिंग का है। तो अपन यहाँ से इसको अगर मैं इधर से दिखाऊँ तो मैं क्लिक कर सकता हूँ ना, मैं वहाँ कैसे जाऊँ इतने ऊंचाई के ऊपर। दिस इज थंब रूल, दिस इज UX, ठीक है। क्योंकि अगर आप UI में काम करें और आपने लगा दिया भाई कॉल यहाँ से होगा,
तो भैया ठीक है, फिर बंदा प्रॉपर गाड़ी साइड में रोकेगा पहले, फिर उसके बाद आराम से वो दोनों हाथ से फ़ोन पकड़ेगा, फिर वो जाके कॉल दबाएगा, फिर वो मिलाएगा। तो फिर तो बड़े डिस्प्ले के फ़ोन का पर्पज़ ही ख़त्म कर दिया ना हमने। तो इसीलिए सेल फ़ोन के अंदर एक फ़ीचर आपको दिया जाता है, अगर हम लोग एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, सिंगल हैंडेड ऑपरेशन। तो क्या होता है, स्क्रीन छोटी हो जाती है उसमें, और आपका पूरा फ़ोन जो होता है पूरे थंब रूल में आ जाता है। तो बहुत सारे लोग एक्टिव करते हैं उस फीचर को, बहुत सारे लोग नहीं करते। वो क्या होता है, आप जैसे ही स्वाइप मारते हो पूरी स्क्रीन छोटी हो जाती है। तो आपका वो, जैसे आप ड्राइव करें तो ये नहीं कि आप प्रॉपर दोनों हाथ से चलाओगे। अभी गाड़ी के अंदर तो क्या है, चलो ठीक है कुर्सी पे बैठे हुए, स्टेबिलिटी ठीक है, बाइक वाला क्या करे, उसके लिए तो दिक्कत होगी ना। तो दिन का यूएक्स नहीं है तो साथ साथ यूएक्स भी पढ़ते चल रहे हैं वेब डिज़ाइनिंग के अंदर, कि यूएक्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पर सीएसएस का जिक्र करेंगे या बाद में करेंगे, फ़िलहाल हम लोग यहाँ पर इसको अभी नहीं छेड़ रहे हैं, जब सीएसएस में आएंगे तब देखेंगे इस वाले पार्ट को। फ़िलहाल हम लोग ये देखते हैं कि और क्या क्या हमारे पास एट्रीब्यूट्स इसमें अवेलेबल होते हैं, जैसे कि टारगेट। तो यहाँ चलेंगे, लिखेंगे यहाँ पर एच आर के बाद H2, और इसमें लिखेंगे HTML लिंक्स, और इसके अंदर क्या आता है, दी टारगेट एट्रीब्यूट। यहाँ पे जाके सेट करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है हमारा सेल्फ, जब भी आप किसी लिंक को दबाते हो वो सेम पेज से रिप्लेस हो जाता है ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट द लिंक्ड पेज will be displayed in the current browser window. To change this, you must specify another target for the link। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दी टारगेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज वेयर टू ओपन द लिंक्ड डॉक्यूमेंट और पेज। तो डिफाइन करेंगे द टारगेट एट्रीब्यूट can have one of the following values। तो डिफाइन करेंगे अंडर यूएल में li डिफाइन कर लीजिए, और यहाँ पर जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है हमारा सेल्फ। तो यहाँ आएंगे सेल्फ डिफ़ॉल्ट opens the document in the same window या फिर टैब। देखो अब जितने मॉडर्न वेब ब्राउज़र हैं, जब से आप लोग विंडोज़ 7 में एंटर हुए हो तब से क्या होता है, हमारे ब्राउज़र में टैब खुलते हैं। पहले क्या होता था, हर काम करने के लिए एक नई विंडो खुलती थी। अब इससे प्रॉब्लम ये आता था कि भाई इतनी सारी विंडो यहाँ पर नीचे खुलती जाती थी, मेरे पास दूसरे सॉफ्टवेयर में काम करने की जगह ही नहीं बचती थी। या जैसे पहले जब लोग पुराने टाइम में फोटोशॉप चलाते तो नीचे मान लो एक फाइल खोली तो एक फोटोशॉप आ रहा है, दूसरी फाइल खोली दूसरा फोटोशॉप आ रहा है। बट आज की डेट में हम लोग क्या देखते हैं, वो चीज़ें ना कैस्केड हो जाती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने 2 VS कोड खोले, तो यहाँ पर नीचे 2 नहीं दिखाएगा, नीचे एक ही दिख रहा है ना, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो तो डबल हो गया, यानी कि उसी के ऊपर मुझे बता रहा है कि भाई तुम्हारा काम यहाँ पर 2 चल रहे हैं इस जगह पर, है ना। इसी तरह से अगर मैं ब्राउज़र की बात करता हूँ यहाँ पर, अब मान लो कि आपके ब्राउज़र अगर 2 हो गए या 3 हो गए, तो यहाँ पर नीचे अपना डबल होकर दिखा देगा उसकी चीज़ को। तो ये आपको बेनिफिट मिलता है। तो यही काम है टैब का, कि भाई इस एक ही स्क्रीन के अंदर सारी चीज़ें लगाते चले जाओ। जिससे का यूज़र जिसको चलाना चाह रहा है, तो जैसे यहाँ से हम लोग कंट्रोल शिफ्ट टैब से पीछे जा सकते हैं, कंट्रोल टैब से आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आते हैं और दूसरे VS कोड को बंद कर देते हैं, और यहाँ पर जाके लिखेंगे एज इट वॉज क्लिक्ड। दूसरा हमारे पास मेथड आता है ब्लैंक।
ब्लैंक जो है ये HTML5 में इंट्रोड्यूस हुआ है हमारा, ठीक है। इसको लिखेंगे opens the document in a new window or tab। parent open the document in the parent frame, and fourth is top। opens the document in the full body of the window। तो ये 4 ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं अलग अलग। इसमें से जो हमने यूज़ कर रखा है अपने काम के लिए, वो हमने यूज़ कर रखा है ब्लैंक। जैसे यूज़र दबाएगा नए पेज में हमारा लिंक ओपन हो जाता है उस केस में। अब मान लो जैसे कि हमने कोई लिंक बनाया हुआ है, यहाँ पर अभी अपने जैसे कोई लिंक नहीं रखा, मैं एक लिंक बना लेता हूँ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। ए टैग https www.google.com विजिट गूगल। राइट क्लिक करेंगे या सेव कर दीजिए और ब्राउज़र में सीधे जंप करिए यहाँ पर, तो रिफ्रेश करेंगे तो लिंक आ गया हमारा। तो देखना कि जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा ना, ये रिप्लेस कर देगा उसी को, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है सेल्फ, ठीक है। आपको सेल्फ लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब दूसरा ऑप्शन क्या आता है हमारा ब्लैंक। अब ब्लैंक तो हमने कॉन्फ़िगर किया नहीं, तो हम लोग कैसे चलाएं? तो जनरली आप लोग क्या करते हो, राइट क्लिक करते हो और यहाँ से क्या करते हो, ओपन लिंक इन न्यू टैब या फिर न्यू विंडो। अब न्यू टैब यानी कि इसमें खुलेगा, न्यू विंडो यानी कि एक नई विंडो खुलेगी स्पेसिफिक इस टास्क के लिए, ठीक है। अब सोचो कि मुझे ये ना करना हो, मैं चाहता हूँ कि नया टैब खुल जाए और मुझे राइट क्लिक भी ना करना पड़े, तो आप कंट्रोल दबाओ और क्लिक करो, तो क्या खुल गया नया टैब। और अगर आप चाहते हो कि भाई नई विंडो खुले, तो आप शिफ्ट के साथ क्लिक करो, तो क्या खुला न्यू विंडो। अभी देखो मैं हूँ वेबसाइट डिज़ाइनर डेवलपर, तो मैं तो ये तो देखूँगा नहीं जा के भी किसने सेल्फ लगाया किसने ब्लैंक लगाया, लगाया नहीं लगाया, मेरी आदत पहले से सेट है। कंट्रोल दबाओ सीधे नई टैब, शिफ्ट दबाओ सीधे नई विंडो। टाइम ही नहीं वेस्ट करना उस चीज़ के ऊपर, अरे यार ये तो गलत खुल गया, बैक करो फिर से जाके हम लोग खुल के लेके आएंगे, करना नहीं। तो हैबिट अपनी बनाओ एज ए वेबसाइट डिज़ाइनर डेवलपर की भी, आप कंट्रोल पे हाथ अपना हमेशा रखो, फट से क्लिक करो, अपना नया टैब खुल के तैयार हो जाएगा आपका। अब जैसे जीमेल में आप लिखते हो अरीना एनिमेशन, अब आप यहाँ पर जब क्लिक करते हैं नीचे किसी भी रिजल्ट के ऊपर, तो क्या होता है नया टैब। गूगल को ये पता है कि भाई बंदे ने सर्च जब किया और अगर उसने क्लिक किया, तो हो सकता है कि जो वो चाह रहा था वो पेज ना मिले उसको, और तुमने क्या करा बंद कर दिया। अगर वो सेम विंडो में रिप्लेस हो गया, तो ये कैसे पता चलेगा मैंने कौन सा विजिट किया था या मैंने ऊपर सर्च क्वेरी क्या डाली थी। तो गूगल ने देख रहे हो ऑलरेडी इनबिल्ट किया हुआ है इस फीचर को कि भाई जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नया टैब ही खुलेगा। मैं देखो कुछ नहीं प्रेस कर रहा हूँ, सीधे क्लिक किया नया टैब, क्योंकि जब आप बंद करोगे तो आपके पास आपकी जो सर्च होके आया है कंटेंट वो रहे। अब ये मान लो इसी में रिप्लेस हो जाए, फिर गड़बड़ हो जाएगी हमारी, है ना, इस तरह से। बट हम वेबसाइट जब बनाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है किसको ब्लैंक लगाना है किसको नहीं लगाना है। देखो सीधी सी चीज़ है कि आपकी वेबसाइट में जनरली आप देखते हो आजकल में हर एक वेबसाइट के अंदर सोशल मीडिया इंटीग्रेट रहता है, फॉलोअर्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, पिंटरेस्ट, जो भी प्लेटफॉर्म होगा। तो ये कभी भी आपकी वेबसाइट को रिप्लेस ना करें, इसके लिए हमें क्या लगाना है ब्लैंक। अपनी वेबसाइट में एक पेज से दूसरे पेज पर अगर यूज़र को आप भेज रहे हैं तो आपने वहाँ पर कुछ नहीं लगाना, क्योंकि अगर आपके हर बार क्लिक करने पर एक वेबसाइट है xyz.com और हर बार एक नया टैब खुला, यूज़र इरिटेट हो जाएगा आपसे, भाई वो सर्च थोड़ी कर रहा है, वो तो क्लिक कर रहा है। तो क्लिक पर क्या होता है सेम में खुलवाते हैं, सर्च चीज़ों को नए में खुलवाते हैं, डिफरेंस समझ रहे हैं। तो वेबसाइट का सारा काम चलेगा सेल्फ में, यानी कि हमें कुछ नहीं लिखना टारगेट। आपको ब्लैंक का यूज़ तब करना है जब आप चाहते हैं कि भाई यूज़र फेसबुक अगर खोले या इंस्टाग्राम खोले, तो इंस्टाग्राम क्या है अगेन एक माया जाल,
गलती से उसने इंस्टाग्राम पर आपको देखने गया, वहाँ पर जाके एक रील आपकी दिखाई दी, दूसरे के बाद किसी और की दिखाई दी, पता चला उसको उसमें अच्छा लगा, वो वहीं उलझ करेगा, तुम्हारी वेबसाइट पाएगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा पेज रिप्लेस हो चुका है। तो हमें ऐसा रखना है कि भाई तुमने नया टैब खोल रखा है इंस्टाग्राम का, ना कि तुम मेरी वेबसाइट में हो। तो इसलिए ध्यान रखना, एक्सटर्नल जितना भी कंटेंट होता है वो ब्लैंक में खुलता है, मेरा जो खुद का कंटेंट होगा वो सेल्फ में खुलेगा। ठीक है, ये पार्ट क्लियर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके ऊपर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे।